हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 24 सितंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन को। पहले आज का एक कोट देख लेते हैं। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब साफ है, जो चेंजेस आप अपने लिए, अपने देश में, अपने स्टेट में, अपनी सिटी में देखना चाहते हैं, वैसा ही चेंज आप अपने आप में लाइए। सपोज करो आप अपने देश को स्वच्छ देखना चाहते हो कि भाई मेरी सिटी क्लीन रहे, मेरा स्टेट क्लीन रहे, मेरी गली क्लीन रहे। उससे पहले आप अपने घर की सफाई करिए। आप अपना कूड़ा कचरा फेंकना बाहर बंद कीजिए, उसको सेग्रीगेट करके भेजिए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। ये आपके बिहेवियरल चेंजेस हैं जो आपको अपने अंदर लाना होंगे। उसके बाद आप सोचते हो कि हम सुपर पावर बन जाए हमारा देश, ठीक है, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पर पहुंच जाए। उसके लिए आपको टाइम पर टैक्स देना होगा, आपको हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना होगा। तो इसका मतलब साफ है, जो भी चेंज आप चाहते हो कि दूसरा आपके साथ कोई बदतमीजी ना करे, आप चाहते हो दूसरा आपके साथ कोई वायलेंस नहीं करे, पर उसके पहले आप ऐसा कुछ मत करो, आप किसी को बुरा मत बोलो, आप किसी के अगेंस्ट वायलेंस का यूज़ मत करो। तो जब आप ऐसे पॉजिटिव स्टेप लेना शुरू करोगे तो आप देखोगे धीरे-धीरे सोसाइटी में भी वो चेंजेस विज़िबल होना शुरू हो जाएँगे। हम इस बात का वेट नहीं करेंगे सामने वाला सुधरेगा फिर हम सुधरेंगे, या सामने वाला पहल करेगा तो हम पहल कर लेंगे। तो आज से ही आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आइए, अपना एटीट्यूड सुधारिए, अपने देश के लिए, अपनी इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए। अब चलते हैं आगे। हमारी पहली न्यूज़ न्यूज़ीलैंड से है। न्यूज़ीलैंड दरअसल एक बिल लाने वाला है, सिंपल लैंग्वेज बिल। इस बिल का मकसद क्या है? आपने देखा होगा हमारे यहाँ लॉ पास होते हैं, जब उस लॉ को पढ़ते हो, उस बिल को पढ़ते हो तो बहुत काफ़ी टेक्निकल लगता है। बहुत समय कोविड के दौरान एक आर्टिकल भी आया था, जिसमें बताया गया था कि जो कोविड की जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी करी, वो इतनी एम्बिगुअस थी, इतनी टेक्निकल थी, जो आम लोग होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि बोलना क्या चाह रहे हो आप। और आज भी अगर आप जुडिशरी की कोई वर्डिक्ट उठा के देखोगे, तो कॉमन जो व्यक्ति होगा, वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा। हमारी 60 टू 70% आबादी गाँव में रहती है, जो इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी या दूसरी रीजनल लैंग्वेज भी ठीक से नहीं समझ पाते या बोल नहीं पाते, क्योंकि यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है। हर 150 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आपकी लैंग्वेज चेंज होने लगती है। तो आपको अगर गुड गवर्नेंस चाहिए, आप चाहते हो कि लोग इस हमारी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करें, तो उन्हें सिंपल लैंग्वेज में, उन्हें क्लियर लैंग्वेज में उन्हें हमारा मैसेज कन्वे करना पड़ेगा कि हम ऐसा बिल लाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके बुरा है? हम फार्म बिल लेके आए, पर फार्म बिल के पहले उस फार्म बिल के लॉज़ को देखो। क्या कॉमन गाँव का आदमी, किसान उस फार्म बिल को पढ़ सकता था क्या? क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम ऐसा बिल लेके आएँ ताकि जो भी बिल आए, जो भी एक्ट बने या जुडिशरी की कोई वर्डिक्ट आए, वो इतना सिंपल होना चाहिए, इतना कॉमन होना चाहिए कि एक आम आदमी अगर लिखना पढ़ना जानता हो तो ठीक से पढ़ सके कि हाँ, ये चीज़ अलाउड है, ये चीज़ अलाउड नहीं है, या इस बिल में ऐसे-ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं। तो ये एक अच्छा सुधार है हमारे गुड गवर्नेंस के लिए। फिलहाल ये न्यूज़ीलैंड में लाया जा रहा है, पर मुझे लगता है कि हमारे देश में भी इसकी सख्त ज़रूरत है। तो न्यूज़ीलैंड का मेन एम ये है कि सिंपल और बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिल भी इतना सिंपल होना चाहिए कि पूरी जो आबादी है, जो देश की पॉपुलेशन है, वो उस बिल को अच्छे से पढ़ के समझ सके कि बिल क्या लाना चाहता है, क्या चेंज लाना चाहता है, क्या प्रोविज़न होंगे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसकी माइनॉरिटी कम्युनिटी को होगा और मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी को। मार्जिनलाइज़्ड मतलब जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, जो पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका एजुकेशन इतना नहीं होता है। तो अगर ऐसे लोग भी बिल को समझने लगेंगे, ऐसे लोग भी हमारे गवर्नेंस से पार्टिसिपेट करने लगेंगे, तब जाके ट्रू सेंस में हम इंक्लूसिव डेमोक्रेसी अपने आप को कह सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट का मैसेज और गवर्नमेंट का बिल अगर क्लियर और कंसाइज़ होंगी, उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। इंक्लूसिविटी आपको बता दिया है। अकाउंटेबिलिटी, सपोज़ करो नया ट्रैफिक लॉ आ गया है, तो अगर आम आदमी को भी पता चलेगा कि हाँ, ट्रैफिक में ये रूल्स हैं, ये लिखा हुआ है, ये अलाउड नहीं है। तो कोई भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला मिलता है और आपका चालान काटना चाहता है अननेसेसरी, तो आप बोल सकते हो कि नहीं ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, हमने बिल पढ़ा है। अभी हमारे देश में जो लीगल नॉलेज है, लीगल अवेयरनेस है, बहुत ही कम है। इससे क्या होता है, फिर पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है गवर्नेंस में, पब्लिक का ट्रस्ट होता है जो ऑफिसर्स में, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। और वो फिर ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हमारी सोसाइटी में, हमारी डेमोक्रेसी में। हालाँकि जो प्लेन लैंग्वेज मूवमेंट था, वो पहले भी कई देशों में देखा गया था, जैसे यूके है, यूएस है, कनाडा है। तो हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। इस एग्ज़ाम्पल को आप अपने एथिक्स में या फिर जीएस2 में, कहीं पे भी आप इसको गुड गवर्नेंस के क्वेश्चन ऑफ एज़ एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ पीएम केयर फंड से रिलेटेड है। हुआ क्या कि पीएम केयर फंड की जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ थी, उसकी मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन तीनों को एज़ ए ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है। अगर हम पीएम केयर फंड की बात करें ट्रस्टीज़ की, तो जो चेयरमैन होंगे, वो पीएम होंगे। उसके बाद अदर ट्रस्टी कौन-कौन है? निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह। तो इसके अलावा 3 और नए ट्रस्टी होंगे, रतन टाटा, केटी थॉमस एंड करिया मुंडा।
अब पीएम केयर फंड क्या होता है? इसका मतलब है पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये कब लॉन्च हुआ था? 2020 में, जब कोरोना आया था, तब उससे निपटने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये फंड का निर्माण हुआ था। तो जैसा हमने देखा था कोविड के टाइम पे काफ़ी वेंटिलेटर्स की आवश्यकता थी, तो उस केस में पीएम केयर फंड ने कई हॉस्पिटल्स में भी वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए थे। उसके बाद अगर आप देखोगे पीएम केयर फंड का एक्सटेंशन आया था पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, मतलब जिनके माँ बाप का निधन हो गया था कोविड में, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए, उनके एजुकेशन के लिए भी पीएम केयर फंड का यूज हो रहा है। इसके बजट का अगर देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन वॉलेंटरी है, पर इसमें जो भी कंट्रीब्यूट करता है उसको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, और सीएसआर की फंडिंग भी पीएम केयर फंड को आती है। और एक बात जानना ये जरूरी है कि इसे किसी लॉ के तहत नहीं बनाया गया, ना ही किसी नोटिफिकेशन के तहत बनाया गया। ये एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है। मिनिमम डोनेशन इसमें 10 रुपए का होता है। पीएमएस के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो ये पीएम केयर फंड के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज महारत्न स्टेटस को लेकर। दरअसल आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसको महारत्न का स्टेटस मिल गया है। तो अब टोटल कितनी महारत्ना है हमारे देश में? 12। नवरत्ना कितनी है? 13। और मिनी रत्ना कितनी है? 74। तो अब हमारे लिए जानना ये जरूरी बात है कि ये आरएसी क्या है और महारत्न स्टेटस क्या है। दरअसल ऐसी कंपनी, ऐसी पीएसयू जिसका नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ हो लगातार 3 साल तक, और उसका या फिर उसका एवरेज एनुअल नेटवर्थ 10,000 करोड़ होना चाहिए फॉर 3 ईयर्स, या फिर उसका एनुअल टर्नओवर 20,000 करोड़ होना चाहिए फॉर 3 ईयर्स। ऐसी कंपनी अगर पीएसयू इन 3 में से किसी एक पैरामीटर क्रॉस कर लेती है तो उसे महारत्न का स्टेटस मिल जाएगा। महारत्न का स्टेटस देने से क्या होगा ना, तो उस पीएसयू को 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने की ऑटोनॉमी मिल जाएगी। दरअसल भारत चाहता है कि हमारे देश की जो कंपनी है, हमारे देश की पीएसयू वो और बड़ी हो। आपने यूएसए में देखा होगा कंपनी काफी बड़ी बड़ी बन चुकी है। हमारे देश में अभी जो कंपनी है बहुत छोटे स्केल में काम कर रही है। हमें अगर वर्ल्ड जायंट बनाना है, ऐसी कंपनी जिसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन प्राप्त हो, तो उसे हमें ऑटोनॉमी देनी होगी ताकि वो भी प्राइवेट कंपनी से फाइट कर सके पीएसयू। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो ज्यादा ऑटोनॉमी मिल पाएगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल पाएगी। आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई इक्विजिशन करना चाहते हो, कोई मर्जिंग करना चाहते हो, तो ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो ऐसे डिसीजन खुद से ले सकेंगे, तो कंपनी के बोर्ड की पावर बढ़ जाएगी। जॉइंट वेंचर के डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर का पार्ट बन सकते हैं। अब आरएसी क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 1969 में बना था। इसका फोकस था जितनी भी पावर सेक्टर कंपनीज हैं उनको फाइनेंस देना, उनके डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना। ये एक तरीके की एनबीएफसी है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किस किस को? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, स्टेट गवर्नमेंट को, पावर यूटिलिटी कंपनी को, पावर प्रोड्यूसर को, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज को भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। और आरएसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सौभाग्य योजना में। तो ये सौभाग्य योजना क्या है? इसमें हर हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना था। और ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका मेन एम था कि जितने भी हमारे रूरल विलेजेस हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। तो इन दोनों स्कीम के पीछे आरएससी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज ब्रेक थ्रू एजेंडा की पहली एनुअल रिपोर्ट के ऊपर है। दरअसल यूएनएफसीसी की जो सीओपी मीटिंग हुई थी 26, ये कहाँ हुई थी? ग्लासगो में। तो ग्लासगो में ही ये ब्रेक थ्रू एजेंडा को अडॉप्ट किया गया था। 42 कंट्रीज ने साइन किया था, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। इसका मेन एम क्या था ब्रेक थ्रू एजेंडा का? कि हमें 2030 तक हर देश को एक अफोर्डेबल क्लीन टेक्नोलॉजी मिले, मतलब क्लीन एनर्जी का एक्सेस हो। अगर सारी कंट्रीज एक साथ एफर्ट लेंगी तो जितनी भी क्लीन एनर्जी की जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे क्लीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो हर कंट्री एक्सेस कर पाएगी, अडॉप्ट कर पाएगी, उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। इस ब्रेक थ्रू एजेंडा का पहली रिपोर्ट आई है। इस ब्रेक थ्रू एजेंडा की रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड द यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस। तो ये आपको याद रखना होगा कि इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है। इस ब्रेक थ्रू एजेंडा के 5 मेजर गोल्स हैं। पहला, पावर। 2030 तक हर कंट्री के पास में क्लीन पावर टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद रोड, 2030 तक व्हीकल से निकलने वाला एमिशन 0 होना चाहिए। उसके बाद स्टील सेक्टर, तो जितने भी स्टील प्लांट्स हैं उनके उसके एमिशन को भी 0 करना है। हाइड्रोजन, एक अफोर्डेबल एनर्जी डेवलप हो सके 2030 तक। उसके अलावा
एग्रीकल्चर इसका एक गोल है, जिसमें क्लाइमेट स्मार्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है वो अडॉप्ट करनी है बाय 2030। तो ये इसके 5 मेजर गोल्स हैं ब्रेक थ्रू एजेंडा के, जो यूपीएससी पूछ सकती है कि ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा के 5 गोल्स क्या क्या हैं। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर है। दरअसल डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी करी, उसमें यह बताया गया जो 74% डेथ ओकर होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती हैं, पर हमारा जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 5% ही है इस एनसीडी को काउंटर करने में। तो इसी मिसमैच को हमें दूर करना है ताकि हमारी मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। अब जानने वाली बात यह है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ये किसी इन्फेक्शन से नहीं होती है, ना ही कंटेजियस होती है, या किसी एक इंसान से दूसरे इंसान से स्प्रेड होता है, ऐसा नहीं होता। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसमें फिजिकल इनएक्टिविटी, एल्कोहल, टोबैको, अनहेल्दी डाइट, या फिर ज्यादा स्ट्रेस ले लेना, पोल्यूशन, या इनहेरिटेड जीन्स की वजह से होता है। तो ये इसके कॉज हो गए एनसीडी के। इसके पहले भी डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एनसीडी कॉम्पैक्ट 2020-2030, ताकि एनसीडी को कंट्रोल किया जा सके। इंडिया ने एक यूनाइटेड नेशन का अवार्ड भी जीता था हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए। तो अभी फिलहाल डब्ल्यूएचओ के रिकमेंड क्या क्या है। एक तो हर देश को ये इंप्लीमेंट करना होगा रोड मैप फॉर द ग्लोबल एक्शन 2023-2030, और एनसीडी के लिए आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देनी होगी। उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर में एनसीडी के भी प्रोविजंस होने चाहिए, ताकि जहाँ पे आप देखते हो गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे भी आपको डायबिटीज हो गया या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो सके, आपको जरूरी मेडिसिन वहाँ से मिल सके। टैक्स लगाओ अनहेल्दी प्रोडक्ट पे जैसे टोबैको, सिगरेट्स, इन पर, और कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाओ। आप ज़्यादा फैट की चीज़ें खा रहे हो, ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में ऐसी चीज़ें आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दे सकती हैं, डायबिटीज दे सकती हैं, आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटी आप अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अगली न्यूज टोमिस तोमा के ऊपर है। क्या है ये क्रोकोडाइल टाइप का स्पीसीज होता है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हुआ क्या, इंडोनेशिया में एक ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया जिसमें टोमिस तोमा ने कुछ पीपल्स पर अटैक किया। जनरली ऐसा माना जाता है कि टोमिस तोमा ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती, पर चूंकि ये पहली बार हुआ है इसलिए इस पर न्यूज आई कि ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल हुआ क्या कि इंडोनेशिया में पाम ऑयल का प्लांटेशन बहुत होते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ गई उसके सराउंड। गोल्ड माइनिंग सेटलमेंट भी ज्यादा हो गए, ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिले, पाम ऑयल प्लांटेशन था ही सारी। तो इससे उसका जो हैबिटेट था वो कम होता गया, तो ह्यूमन और पीपल बहुत करीब आ गए। इस वजह से ये अटैक देखने को मिला है। अब प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस स्पीशीज के बारे में जान लेते हैं। टोमिस तोमा स्पीशीज पर दरअसल एक साई स्पीशी है जो कि ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी आती है ये पीछे चला जाता है या दूर चले जाता है। ये क्रोकोडाइल स्पीशीज का मेंबर है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और ये साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा पाया जाता है। इसे फाल्स घड़ियाल भी बोलते हैं, और आईयूसीएन ने इसे फिलहाल इंडेंजर कैटेगरी में डाल रखा है। तो प्रिलिम्स में यूपीएससी टोमिस तोमा के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि जानवरों से यूपीएससी को बहुत लगाव है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा जानवर कब न्यूज में था और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। ऑप्शन क्या क्या है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफ गार्डेड, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो अगर यूनियन लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो फेडरलिज्म कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। इसका अगर यूनियन कैबिनेट में भी रीजनल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये तो कैबिनेट का प्रेरोगेटिव हुआ, तो ये भी फेडरलिज्म का कैरेक्टर नहीं हुआ। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इससे भी फेडरलिज्म नहीं झलकता। तो जो फेडरलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी सेफगार्ड कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऐसे बेसिक प्रिंसिपल जिसको पार्लियामेंट बदल नहीं सकती या हटा नहीं सकती, और जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अगर कल से स्टेट और सेंटर के बीच में कोई इशू होता है तो उसको कौन रिजोल्व करेगी, उसको जुडिशरी रिजोल्व करेगी। तो अगर हमें फेडरलिज्म कैरेक्टर को बचाना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या हमारे देश की, तो जुडिशरी ही उसको बचा सकती है। तो फेडरल कैरेक्टर का जो एसेंशियल फीचर वो यही है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन रहे। तो इसका आंसर हो गया ए।
ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। पहला एकेडमिक मेंटर, दूसरा फॉलो अप मेंटर, जो आपकी स्टडी के प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। उसके अलावा पीवाईक्यू बेस्ड एक मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है। उसके अलावा आपको करंट अफेयर एनालिसिस के लिए समाचार वाणी का प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑफलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अन्य जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।